टेक्निकल किताबें पढ़ के आप कैमरे के मैकेनिक बन सकते हैं, आप सिनेमाटोग्राफर नहीं बन। कैनवस पे जो है लीना कलर्स को मिक्स करके बताती थी कि ये रंग है इस सीन का। शिवाय की एक सीक्वेंस में जहाँ वो वैन पलटती है, अजय सर अंदर है। 27 कैमरे थे, 27 हाँ 27 कैमरास। रील टू रियल के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे सिनेमाटोग्राफी पर। हमारे साथ हैं मल्टी टैलेंटेड असीम बजाज जी, जिनसे हम कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, शेडोज पे तो बात करेंगे ही, उसके साथ साथ पूरी जो फिलॉसफी है उनकी, जो प्रोसेस है, उस पर भी बात करेंगे। क्या जो लाइट्स हैं और जो एंगल्स हैं, उसके अलावा कुछ गहरी चीज़ें हैं सिनेमाटोग्राफी में, आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? सी बिसाइड्स जो ऑब्वियस है, जो सबों को पता है, गहरी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कविताएं पढ़नी पड़ेगी और कहानियां पढ़नी पड़ेंगी। टेक्निकल किताबें पढ़ के आप कैमरे के मैकेनिक बन सकते हैं, आप सिनेमाटोग्राफर नहीं बन सकते। तो कहानियां पढ़िए, प्रेमचंद पढ़िए, महेश एल कुंजवार पढ़िए, भारती साहब को पढ़िए, तो आपको समझ में आए। क्योंकि डायरेक्टर जब आपको बताएंगे कि क्या करना है, वो इमोशंस आपकी समझ में आएंगे कैसे? आपने पढ़ा ही नहीं। हमने टेक्निकल बुक्स पढ़ ली। ये मेरे पिता ने मुझसे कहा था। पापा, जब मैं कुछ टेक्निकल किताबें लेके आया था तो पापा ने बोला, तुमको मैकेनिक बनना है कि कैमरामैन बनना है? मैं नहीं, कैमरामैन बनना है। आई वॉज वेरी ऑफेंडेड। तो बोला, तू क्या पढ़ रहा है? कौन सा पेंच किधर है, कौन सा स्क्रू किधर है, और क्या बटन किधर है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आर्ट है ना, तो उसको समझो पहले, बूझो तो बात बनेगी। बूझोगे नहीं तो कैसे जानोगे? और थैंकफुली वो बात समझ में आ गई। इस फील्ड में आप कैसे आए? इतना बड़ा नाम है पिताजी, थिएटर का नाम लें या फिर एक्टिंग का, बड़े बड़े स्टार्स के, इरफान भाई, आशुतोष जी, बहुत सारे लोगों के, वो लोग इनको गुरु मानते हैं। मैं राम गोपाल बजाज जी की बात कर रहा हूँ। आप कैसे सिनेमाटोग्राफी में आए? पता नहीं, शायद फोटोग्राफी में इंटरेस्ट शुरू से था, ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे याद है पहली दफ़ा जब मैंने कैमरा यूज़ किया था खुद से। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, निर्मली जगह है बिहार में, मिथिला, मैं मैथिल हूँ। और हमारे घर पे ना एक मंदिर बन रहा था, सत्यनारायण भगवान का मंदिर बन रहा था। और 5-6 दिन तक कुछ करना था उसमें। इतनी पैसे नहीं थे कि फोटोग्राफर को बुलाएं। और मतलब, अब फोटोग्राफी बड़ी सी चीज़ होती थी। लोग स्टूडियो जाते थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उस समय हमारे यहाँ एक विनोद भैया थे, उनकी कपड़े की दुकान थी, विनोद चौधरी। उनके पास जो है एक याशिका MF2 कैमरा था। और हम नेपाल जा कर के, साकुरा कंपनी होती थी जिसका रोल आता था, साकुरा और कोनिका। कोडैक वगैरह नहीं मिलता था वहाँ पे। ये दो ब्रांड्स थे, तो हम ज़्यादातर साकुरा यूज़ करते थे, लाल रंग का डब्बा होता था। और फिर उसकी प्रोसेसिंग कराने के लिए भी हम नेपाल जाते थे, विराटनगर या राजविराट जाते थे, हनुमान नगर जाते थे। उनसे कैमरा मैं लेके आया था। थैंकफुली उन्होंने कैमरा दिया। वो पहली दफ़ा मैंने कैमरा पकड़ा था और बड़ा मज़ा आया था। उसके बाद से कैमरा छूटा नहीं मेरा। हालांकि मैं थिएटर करता रहा, पटना में थिएटर किया, कई जगह थिएटर किया, कांगड़ा में किया, इम्फाल में किया, पर कभी कैमरा छूटा नहीं। कुछ दिनों के लिए छूटा, कुछ अरसे के लिए, जब दिल्ली में था। लेकिन पटना में जब मैं था तो फोटोग्राफी करने में बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि पैसे भी मिल रहे थे। किसी की अच्छी फ़ोटो खींचती तो 50 रुपये मिल जाते थे। आपने किसी से ट्रेनिंग ली खुद से ये करते करते? उसने, एक दोस्त थे हमारे, इंतखाब आलम, फोटोग्राफर थे, वहीं गांव में? मेरे हम उम्र थे। नहीं, पटना में। अच्छा। पटना में आके थोड़ा मामला सीरियस हुआ, है ना। वो SLR कैमरा वगैरह यूज़ करते थे। तो उन्होंने गांधी मैदान में बैठे, मुझे एक दिन, हम थिएटर कर रहे होते थे संजय उपाध्याय के साथ, कालिदास रंगाले और प्रेमचंद विशाला में हम थिएटर किया करते थे। उस समय उन्होंने मुझे बताया कि यार, अब उस भाषा में, कि अबे, सिनेमा में जो फोटोग्राफी होता है ना, उसको सिनेमाटोग्राफी बोलते हैं बे। पहली दफ़ा मैंने वो वर्ड सुना, सिनेमाटोग्राफी जो टर्म है, पहली दफ़ा सुना मैंने।
अच्छा, सिनेमा फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, उसका तो संधि विच्छेद हालांकि अलग है, इतना सिंपल नहीं है जितना हम चाहते हैं कि सिंपल हो। पहली दफ़ा वहाँ सीखा और उनको असिस्ट करने लग गया मैं। व्हेन ही यूज्ड टू गो, ही वाज वेरी वेरी गुड एट फ्रेमिंग एंड ऑल दैट, ही वाज रियली वेरी गुड। हम उम्र है, मेरे से शायद 1 साल बड़ा है इंतखाब, अब वो दोहा में रहता है। बट हाँ, मेरा पहला टीचर वही था, इंतखाब आलम। और फिर हम विदेशिया वगैरह करते थे संजय उपाध्याय जी के साथ, तो गाना वगैरह गाते थे। ये एक था, पता नहीं कैसे था, तो था। फिर दिल्ली आए हम, वहाँ से दिल्ली में हम एन के शर्मा के साथ थिएटर कर रहे थे। पापा एनएसडी में थे, थिएटर चलता रहा बहुत ज़्यादा। पर थिएटर में मैं कभी एक्टिंग नहीं कर रहा था, बैक स्टेज करता था। तो चाय लाना और झाड़ू लगाना, नहीं झाड़ू लगाना और पोस्टर लगाना, लई बनाना, ये हमारे काम थे। लाइट्स और कैमरा, लाइट्स और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था मैं। पीयूष भाई का सारा म्यूज़िक हमारे ग्रुप में पीयूष भाई का ही होता था, पीयूष मिश्रा का। तो मैं ढोलक बजाया करता था पीयूष भाई के साथ, है ना। और गाने के लिए मुझे मना किया हुआ था कि तुम गाना मत, साले तुम बेसुरा गाते हो। मैं अच्छा, हालांकि बेसुरा नहीं गाता हूँ, पर ठीक है। तो हाँ, पता नहीं वो जर्नी कहाँ, कहते हैं ना कि पता नहीं ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ उड़ा के ले जाती। बट वो फोटोग्राफी का शौक नहीं छूटा। और एन के शर्मा ने एक दिन बताया मुझे संतोष शिवन के बारे में। मुझे नहीं पता था कि कौन है संतोष शिवन। हालांकि मैंने जब उन्होंने बताया, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द फिल्म कॉल्ड अंजलि। मैं छोटा था, उस फिल्म को देखा था मैंने, अंजलि। मुझे नहीं पता था कि वो क्या इफ़ेक्ट है और क्या बैकलाइट होती है और क्या ओवर एक्सपोजर होता है, अंडर एक्सपोजर होता है। मधु अंबट जी ने शूट की थी, वो बाद में पता चला था। जब हम फिल्म देखते हैं हम तो सिर्फ हीरो हीरोइन को देखते हैं। तब कौन से कैमरे पे शूट होती थी? वी वर ऑन Arriflex BL4. BL4 वॉज अ ब्लिम्प कैमरा। BL स्टैंड्स फॉर ब्लिम्प, क्योंकि सिंक साउंड फिल्म थी उस ज़माने में। सब लंदन से आया था इक्विपमेंट, बिकॉज BBC वॉज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। चैनल 4 की फिल्म थी। और मेरा 4,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था और मुझे बॉबी बेदी ने 12,000 रुपये दिए थे आखिर में। ही वॉज़ वेरी काइंड। अब कई लोग कहते हैं कि यार बॉबी बेदी मेरे पैसे नहीं दिए। मैं कहा भाई मेरे को तो जितना बोला था उससे तिगुने दिए थे यार। तो मुझे नहीं पता, बॉबी बेदी मेरे लिए तो बड़े सही रहे। उस जमाने में 12,000, हाँ 15 साल की उम्र में, ठीक ठाक। करेक्ट। 4,000 रुपये बोला था कि 3 महीने के 4,000 रुपये मिलेंगे। मुझे 12,000 रुपये दिए कि जा बम्बई जा तू अब। और हाँ, उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया था। अशोक जी ने कहा आजा बॉम्बे, फ़ोन कर मुझे। उनको दिख गया था कि है लड़के में कुछ दम है। हाँ, मैंने पूछा कि सर क्या करूँगा अब? बोले बॉम्बे आ जा। मैं कहा यार एक थिएटर का कमिटमेंट है मेरा। बोले तो करके आ जा। वो करा के फिर मैं बॉम्बे आया। रेस्ट इज हिस्ट्री। आई स्टार्टेड वर्किंग। आई वॉज वर्किंग एवरी डे। देयर वाज नॉट अ सिंगल डे व्हेन आई फिर 1942 लव स्टोरी में भी आपका है कैमरा में। क्योंकि वो अशोक जी वाज डूइंग सेकंड यूनिट। एक सीक्वेंस था जिसमें 4 कैमरे थे, विच वाज अ बिग थिंग दैट टाइम, कि मल्टीपल कैमरा यूज़ हो रहे हैं। तो चारों कैमरे पे कैमरामैन चाहिए, ऑपरेटर्स नहीं चाहिए। और डायरेक्टर्स भी थे 4। तो एक कैमरे पे गोविंद निलानी थे, और गोविंद निलानी डायरेक्टर थे, वही कैमरामैन थे। दूसरे कैमरे पे अशोक मेहता थे, शेखर कपूर डायरेक्टर थे। तीसरे कैमरे पे राजन कोठारी थे, और राजन कोठारी के साथ सुधीर मिश्रा डायरेक्टर थे। ये तो लेजेंडरी शॉट था। और चौथे कैमरे पे जो विनोद चोपड़ा और विनोद प्रधान। तो विनोद चोपड़ा, विनोद प्रधान, सब लेजेंडरी नाम है एक हाँ, साथ। तो देवर द ओरिजिनल डायरेक्टर एंड कैमरामैन ऑफ द फिल्म। ये कौन सा शॉट था सर? शिव सुब्रमण्यम का शॉट था ये। शिव सुब्रमण्यम जो है वो भिश्ती हैं, वो एक पानी बिखेरते हुए जा रहे हैं, एक्चुअली दैट वाज पेट्रोल, और फिर वो आग लगाई जाती है। वो जो आग वाला शॉट। जी हाँ। तो वो मैं फोकस कर रहा था उस शॉट पे, क्योंकि हमारे जो फोकस पुलर थे वो एक्चुअली नारायण भाई थे, नारायण यादव।
जो फोकस किया करते थे। उस दिन वो उनकी तबीयत ठीक ये नहीं थी। फोकस पुलर, क्योंकि हम लोग अब टेक्निकली थोड़ा बहुत जानते हैं, आम जनता को थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। फोकस पुलर एक बहुत ज़्यादा सेट पे। इम्पोर्टेंट, सबसे मेरे ख्याल से कैमरा डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उन्हीं का होता है। जैसे मैं यहाँ हूँ अभी, तो यहाँ एक पर्टिकुलर फोकस है, और मैं अगर यहाँ से 4 इंच आगे आ गया तो फोकस को एडजस्ट करना है। तो फोकस पुलर जब आप देखते हैं कैमरामैन, और एक आदमी यूँ खड़ा रहता है हमेशा, वो क्या कर रहा होता है? वो नुमाइश थोड़ी कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो फोकस कर रहा है कि कितने डिस्टेंस पे आप हैं। वो कंटिन्यूसली उसको जज कर रहा होता है इंचेस में। वो पूरी साइंस है, मैथ्स है इसमें। और अंदाज़ा अंदाजा। कि आप 1 इंच आगे आए हैं, आप 3 इंच पीछे गए हैं, 2.5 फीट पीछे गए हैं, आप बिकॉज ऑफ मोशन में है ना। इट्स नॉट अ स्टिल फोटोग्राफी, इट्स इन मोशन ऑल द टाइम। कैमरा इज मूविंग, एक्टर्स आर मूविंग, एवरीथिंग इज मूविंग। सो वो जो जजमेंट है, बहुत बड़ा खेल है वो जजमेंट का। आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ दैट जॉब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट। कई डायरेक्टर्स होते हैं ना, बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं कि इतनी लाइट चाहिए, ये चाहिए। वो समय पे आप ये जो आपको चाहिए, जो एक्टर का आप एनर्जी भी देख पा रहे हैं और उसको कैप्चर भी करना चाह रहे हैं, ये दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं कि डायरेक्टर को जो चाहिए वो भी मिल जाए, और जो आप देख रहे हैं कि वो एनर्जी वो को हम जल्दी। एडवांस में करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स अमूमन आपको बता देते हैं क्या चाहिए। तो यू अगर आपको टाइम चाहिए 4 घंटे, 6 घंटे या 2 घंटे या आधा घंटा, जो भी है, एक्टर के स्टेज पे आने के बाद, एक्टर के मार्क पे आने के बाद आप एडजस्टमेंट्स 3 मिनट की कर सकते हैं, 5 मिनट की कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है उस एक्टर का। यू लूज देम देन वो मैकेनिकल हो जाता है ना। इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल, सो यू डोंट वांट टू डू दैट। ये जो तैयारी की आप बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं किसी सेट पे सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से समझना चाहूँ, क्या तैयारी होती है? ये जो मार्क की आपने बात की, वो कैसा होता है? क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इससे वाकिफ़ हूँ, लेकिन अगर आम दर्शक को समझना हो कि असीम सर अपने सेट पर किस तरीके से तैयारी करते हैं, कौन-कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो मार्क की बात हो रही है या बाकी चीज़ों की, वो क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं? हम देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री लाइटिंग। तो हम प्री लाइट करते हैं। डायरेक्टर ने आपको सीन बता दिया, उनके थॉट्स बता दिए, सिचुएशन बता दी, इमोशंस बता दिए, आपने पढ़ा, फिर आपने उसमें अपने 2 बिट्स डाले, डिस्कस किया डायरेक्टर से कि सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ। इफ दे अग्री, इवेंचुअली यू हैव टू सर्व द डायरेक्टर। फिल्म उनकी है, हम सारे असिस्टेंट हैं एक्चुअली, उनके ग्लोरीफाइड असिस्टेंट्स हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एंड एडिटर एंड दिस एंड दैट, जो भी। बट विजन उनका है ना। हम उस डिपार्टमेंट में हमको हेड बना दिया कि भैया सब कुछ तो मैं नहीं देख सकता, तो इस डिपार्टमेंट को तुम हेड करो, तो तुम डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या जो भी। तो यू डिस्कस एंड फाइनली यू अराइव एट ए पर्टिकुलर थिंग कि हाँ ठीक है, हम ये करने वाले हैं, और अकॉर्डिंगली यू जस्ट गो फॉरवर्ड। तो ऐसा हुआ है कि जैसे हम रनवे 34 की शूट कर रहे थे, तो अजय सर ने कहा कि यार मुझे ये कोर्ट रूम में कहीं भी मुझे कोई लाइट नजर नहीं आनी चाहिए, टेक योर टाइम एंड लाइट अप। एंड देयर वर 13 कैमराज इन दैट सीक्वेंस। तो अजय सर जो डायरेक्टर थे फिल्म के, अजय देवगन, तो उन्होंने कहा यार मुझे अंदर डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एंड वी हैड 13 कैमराज इन एवरी एंगल। ही टोल्ड मी एवरी सिंगल शॉट दैट वाज टू बी डन ऑन दैट सेट। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं प्री लाइट कर लेता हूँ, अंदर एक भी लाइट नहीं होगी। इट टुक मी 3 days टू लाइट अप। 3 दिन तक मैं लाइटिंग कर रहा था। मेरे जो गैफर थे अर्जुमान सिंह ठाकुर, वो कर रहे थे लाइटिंग। मैं जो डिज़ाइन था वो साथ में मिलके कर रहे थे। तो इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो आपकी लाइट डिज़ाइन आपके साथ करते हैं, या आप खुद डिज़ाइन करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लोग लगते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस इलाके में, उस महकमे में। वो उनका महकमा है। और बहुत सारे लाइट बॉयज़ होते हैं, तो वो सारा कुछ मामला होता है यार। तो कुछ 50-60 लोग तो इन्वॉल्व होते हैं उसमें। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, लाइटिंग भी सिनेमेटोग्राफी के अंदर में ही आता है। वो मेन जॉब है।
मेन जॉब आपका लाइटिंग ही है। कैमरा ऑपरेशन वगैरह भी उसका हिस्सा है, लेकिन मेन जॉब तो लाइटिंग है। और कई बार हम नॉर्मल टर्म में हम देखते हैं कि अब आजकल बीटीएस और ये सब चीज़ें भी बहुत आती हैं फिल्मों की, तो उसमें ये बोला जाता है कि लाइट जा रही है। तो लाइट जा रही है का मतलब आम जनता को क्या समझ में आना चाहिए? अंधेरा हो रहा है। लाइट जाने का मतलब है अंधेरा हो रहा है। पर्याप्त लाइट नहीं है, जितनी आपको चाहिए पर्याप्त नहीं है। और अगर रात में दिन वाला सीन शूट करना है, कई बार आप लोग के साथ होता होगा, कई एक्टर्स हैं जो रात में शूट नहीं करते, जैसे अक्षय कुमार हैं, और उनके लिए अगर नाइट वाला सीन फील करवाना है दिन में ही, उस समय कैसी लाइटिंग की जाती है? क्या कुछ आप लोग की तरफ से प्रोसेस होता है? अंधेरा करते हैं हम। आपकी आंखों को अगर रात दिखने लग गया तो रात हो गई, तो हम लाइट काटते हैं। ये इंडोर आपके लिए आसान है, आउटडोर अगर करना हुआ तो? आउटडोर हम नॉर्मली, टर्मिनोलॉजी है उसकी डे फॉर नाइट या नाइट फॉर डे, है ना। आप डे में शूट कर रहे हैं फॉर नाइट, या नाइट में कर रहे हैं फॉर डे। तो नाइट फॉर डे बहुत कम होता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ज़्यादातर सिचुएशंस में। डे फॉर नाइट हम कई दफ़ा करते हैं, दिन में शूट करते हैं रात के लिए। उसके लिए लाइटिंग सिचुएशन है। अब सामने से यूं सन है, आपके कैमरे के पीछे सन है जो यूं पड़ रहा है, तो मैं कहाँ से डे फॉर नाइट करूँगा। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम स्काई को अवॉइड करें, जिससे आप गिव अप ना करें कि हाँ ये डे है ना, उस तरह की चीज़ें। या वैसा अब कोई जंगल के अंदर आप शूट कर रहे हैं और आसमान नहीं, आप सिर्फ आसमान को आप अवॉइड कर लें, एक्सपोजर को आप उतना दबा दें, एक्सपोजर मतलब तो उतना अंधेरा कर दें आप, तो दिखेगा, वो अच्छा दिखता है। एक मैं कहीं ट्रिविया, कुछ फिल्में जैसे मेरे को अभी मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे चमेली है, शिवाय है, भूला है, असीम सर आप एक अलग दुनिया क्रिएट करते हो, उसमें जो लाइट्स का शेडोज़ का कमाल है, या एक टोन होता है अलग तरीके का। जैसे चमेली मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, वो रात वाले जो सीन्स हैं, थोड़ा सा वो गुलाबीपन भी है उसमें, जो भोला या इसमें देखूंगा तो थोड़ा ब्लूइश या डार्किश टोन है। ये जो टोन है ये कैसे लेके आते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है? जो कलर्स हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, हम हमारे ऑडियंस को अफेक्ट करते हैं, भले वो शब्दों में ना बोल पाएँ, जैसे मेरे वो है दिमाग पर वो में जहन कि में हाँ, एक गुलाबी रंग और एक ब्लू रंग, नीला रंग, उनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर बहुत अलग होता है। तो एक ये कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि इस कीचड़ में ये एक फूल सा है, कीचड़ में कमल है ना। और एक ये कैरेक्टर था जो उसके आसपास की पूरी दुनिया जो थी बड़ी विषैली थी। भोला की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो आप वो सबकॉन्शियस माइंड पे आप काम करना चाहते हैं ऑडियंस की, इसलिए ज़रूरी है कि आप कलर साइकोलॉजी को पढ़ें, कलर्स को समझें, अगर आप कैमरामैन बनना चाहते हैं। दैट इज़ हाउ यू कैन मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नैरेटिव ऑफ द फिल्म। फिल्म की कहानी को कैसे आप सपोर्ट करेंगे एज अ कैमरामैन। प्रिटी प्रिटी पिक्चर्स खींच लेने से, अच्छी दिखती है, हाँ बहुत बढ़िया कॉस्ट्यूम है भाई, इसमें बहुत बढ़िया सेट है, उससे नहीं होता है। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। एक तो टेक्स्ट है और एक सब टेक्स्ट है, जो लिखे हुए शब्दों में लिखा हुआ नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि यार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम आर्यवर्त पढ़ा करते थे, अब तो नहीं आता आर्यवर्त, पर आज हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस पर एक न्यूज़ लिखी होती है, और एक न्यूज़ होती है जो उसमें छुपी होती है। तो उस छुपी हुई न्यूज़ को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, वरना वो न्यूज़ समझ में नहीं आएगी आपकी। अजय सर के साथ आपने काफ़ी काम किया है। एक स्टार एक्टर जो खुद डायरेक्टर जब बनता है, या वो बहुत अच्छे से उस विधा को भी समझता है जिसे हम डायरेक्शन कहते हैं, उनके साथ किस तरीके से ट्यूनिंग होती है और आपका रैपो, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान आता है लगभग उनकी सब फिल्मों में आप सिनेमेटोग्राफी संभालते हैं। उनकी सारी फिल्में जो उन्होंने डायरेक्ट की, हम्म। वरना तो बहुत ज़्यादा काम करते जी हैं जी। वो।
तो जो उन्होंने डायरेक्ट की है आज तक, अभी 2024 तक, वो सारी फिल्में मैंने शूट की। और जो 4 फिल्में हैं, स्टार्टिंग विद यूमी और हम, फिर शिवाय, फिर भोला, रनवे 34, अच्छा 30, हाँ। फिर भोला। ये 4 फिल्में मैंने उनके साथ की हैं, जिसके डायरेक्टर रहे हैं, और यही 4 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। और बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन होता है, ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है उनको, टेक्निकल टर्म्स में बहुत क्लैरिटी। हमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होता कि अच्छा अब शॉट क्या लगने वाला है, क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, सब पता है उनको। तो हम, और वो कोलैबोरेट करते हैं काफ़ी, है ना, वो डिक्टेटरशिप नहीं है, काफ़ी कोलैबोरेट करते हैं। ही गिव्स यू दैट स्पेस, तो काम करने में बहुत मज़ा आता है एज अ डायरेक्टर। मुझे हमेशा लगता है कि मुझे अजय देवगन एज अ डायरेक्टर चाहिए। एज एन एक्टर ठीक है, वो सारी दुनिया को पता है क्या है, बट एज अ डायरेक्टर मुझे हमेशा लगता है कि यार आप डायरेक्ट करो ना यार, है ना। तो हाँ, बहुत स्पेस देते हैं वो कोलैबोरेशन का। कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर और आपके बीच में किसी कोई भी जो शूट है उसको लेकर कोई कभी कोलिजन हुआ, कुछ मतभेद हुए, और फिर कैसे उसको सुलझाया जाता है? मतभेद आपके हमेशा होंगे, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं चीज़ों को, उस तरह से मैं नहीं देखता। तो ये बड़ा द्वंद्व है। आपको टू बी अ सिनेमाटोग्राफर, आपको अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि आप चीज़ों को वैसे देख पाएं जैसे आपका डायरेक्टर देख रहा है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं, और आप ना वो ऑन द फेस हैं, ना भी बोलें तो समझ में आ जाता है। और नहीं, अगर मैं बोल उनके देता हूँ हाँ, कि मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, बाकी आप बता दीजिए। बहुत ही बेखौफ है, मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो कई बार क्या होता है कि ये बड़ा ही बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ईगो गेम भी होता है कि डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि मुझे समझाया जा रहा है। उस स्थिति में कैसे आप उसको ठीक करते हो? नहीं, देखिए क्या है कि जैसे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, और जो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है पर जितना भी किया है, एक आध दफ़ा कभी कुछ हुआ हो किसी के साथ तो पता नहीं, लेकिन अब अजय देवगन जैसे डायरेक्टर्स, या अनीस बज़मी जैसे डायरेक्टर, या लीना यादव जैसे, इनको मेरे से कहाँ से ईगो हो जाएगा यार, मैं हूँ कौन। एंड दे अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी वेरी वेल, दैट आई एम हियर टू सर्व योर विजन, है ना। मैं अपनी अलग फिल्म नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में डायरेक्टर बनना ही नहीं है। ये बड़ा क्लियर है मेरे लाइफ में, मुझे नहीं डायरेक्टर बनना। आए हैं मौके, अजय सर ने भी ऑफर किया है, तो मुझे डायरेक्टर बनना ही नहीं है। मैं आपकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मेरी खुद की कोई कहानी नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो आपकी कहानी का हिस्सा बनने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपके सिंक में रहूँ। हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि आपने ऐसा सोचा है और मैंने कुछ और बताया, जो हो सकता है कि आपके लिए वर्क करे, या हो सकता है ना करे। बुरा तब लगता है जब आप सुनना ही नहीं चाहते, और सुनने के बाद अगर आप रिजेक्ट कर दें तब कतई बुरा नहीं लगता। बिकॉज एक डायरेक्टर जो है वो टोटलिटी में सोचता है या सोचती है। आपको एडिट भी समझ आ रहा होता है एक डायरेक्टर को, वो एडिटिंग भी इमेजिन कर रहे होते हैं, वो म्यूजिक भी इमेजिन कर रहे होते हैं, बाकी सीन्स पे इस पर्टिकुलर शॉट का या सीन का क्या प्रभाव है, उसका क्या लिंक है, यहाँ अगर हम ये चेंज करेंगे तो वहाँ क्या चेंज होगा, है ना। कई दफ़ा हम कैमरामैन जो हैं, हम कहते हैं यार खिड़की के पास ऐसे खड़े हो सकते हैं क्या, क्योंकि लाइट बड़ी खूबसूरत है, बट वो अगर यूं खड़ा होगा तो शायद उसका स्टांस जो है वो कैरेक्टर के लिए वर्क नहीं कर रहा है। ओवरऑल आर्क जो है कैरेक्टर का, उसके लिए काम नहीं कर रहा, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, या कुछ और प्रभाव पड़ रहा है उसका, जो हम कई दफ़ा एज सिनेमाटोग्राफर्स वी फेल टू अंडरस्टैंड। उसमें अगर हम ईगो में आ जाए तो वो हमारी गलती है, वो डायरेक्टर की गलती नहीं है। कई दफ़ा ये भी होता है ना कि अगर आपका सजेशन है और वो आग के हिसाब से या उस समय लग रहा है कि नहीं जा पाएगा, वो रख लिया जाता है, ऐसा भी हो सकता है? ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन जो डायरेक्टर्स बहुत क्लियर होते हैं वो नहीं करते, क्योंकि अभी तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन्हें फिल्म बहुत पहले देख चुके हैं, वो सेट पे आने से पहले फिल्म देख चुके हैं वो।
एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर अच्छा डायरेक्टर बन सकता है? मुझे लगता है कोई भी डायरेक्टर बन सकता है, हालांकि आप में इतना पेशेंस हो। क्योंकि जैसा आपने मेरे से सवाल किया, ये सवाल एक एडिटर से भी होगा, ये सवाल एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर से भी होगा, यही सवाल एक म्यूज़िक वाले से भी होगा, यही सवाल लिखने वाले से भी होगा, यही सवाल प्रोड्यूसर से भी होगा। लेकिन ये सब कुछ होगा डायरेक्टर एंड यू, डायरेक्टर एंड यू, डायरेक्टर एंड यू, डायरेक्टर एंड यू। डायरेक्टर इन सारी चीज़ों को संभाल रहा होता है। एक्टर भी अपने दिमाग में कैरेक्टर बना के आ जाता है, जिसको इस डायरेक्टर ने, अगर वो राइटर भी है, उसने 3 साल 4 साल या 7 साल या 1 साल उस पर काम किया है, उसको जन्म दिया है। वो लिटरली उसके बच्चे की तरह है। तो हम जितना भी कर लें, हम उस कैरेक्टर को उतना समझ ही नहीं सकते। एज एन एक्टर ऑल्सो वी आर अ टूल यार। एज एन एक्टर हम उस कैरेक्टर को उतना समझ नहीं सकते, हमने पैदा नहीं किया है उसको। वो आदमी जीता है उसके साथ, या वो डायरेक्टर अगर महिला है, वो जीती हैं उसके साथ। उसने पैदा किया है उस कैरेक्टर को, उसकी माँ बाप वही हैं। आप डिस्कस कर सकते हैं कि यार इसको मोल्ड कर सकते हैं क्या ऐसा। मैं यही करूंगा, गलत है। इसका दूसरा पहलू ये है कि एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर बनने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्व करिए, नेचर को ऑब्जर्व कीजिए। आप कैसे लाइटिंग करेंगे? कविताएं पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, कहानियां पढ़िए। आप जहां जाते हैं वहां की लाइट सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। हम अगर, मुझे ये सिचुएशन दी जाए कि आशीष यहाँ आए हुए हैं इस घर में, और ये कैरेक्टर जो असीम बजाज है, इस कैरेक्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अब मुझे, अगर मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करूं। लेकिन अगर मैंने ऑब्जर्व किया है तो मुझे पता है कि एक कैमरा यहाँ है, एक कैमरा यहाँ है जो आशीष को देख रहा है, एक लाइट यहाँ है, एक लाइट यहाँ है, यहाँ की एम्बियंस जली हुई है, वहाँ खिड़की है। लाइट का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो समझ में आएगा। मैं एक सेट पे भी इस चीज़ को रिक्रिएट कर पाऊंगा, एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेंस। आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं है, नोटिस ही नहीं किया, तो कैसे करेंगे आप? तराशने का काम करते हैं ये। आपके लिए सबसे चैलेंजिंग कौन सी फिल्म रही, कुछ अगर शेयर करना चाहें? जो आने वाली है, नाम अगर तो बताना जो चाहें। आने वाली है, अपना जॉब ढूंढूंगा, फिर देखूंगा ये चैलेंज है कि नहीं है। अभी तक जो है वो तो हो गया। अभी तक की But, जर्नी में बताएं। अभी तक की जर्नी में मेरे ख्याल से शब्द वॉज प्रीटी चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द डायरेक्टर। वो मुझे याद है कि वो कैनवस पे जो है लीना कलर्स को मिक्स करके बताती थी कि ये रंग है इस सीन का, और मुझे ये रंग फील होना चाहिए इस सीन में, और कुछ जेलेटिन मत डालना कि ये कलर का तुमने जेलेटिन डाल दिया, इस कलर की लाइटिंग मत करो, मुझे ये रंग फील होना चाहिए बगैर साक्षात देखे हुए। वो बड़ा अजीब सा मामला था। बस शुरुआत में तो मुझे लगा ये क्या मजाक है यार ये, लेकिन देन आई स्टार्टेड रीडिंग कलर साइकोलॉजी एंड ऑल दैट। विटोरियो स्टोरारो की किताबें पढ़नी शुरू करी, जो बहुत महान सिनेमाटोग्राफर हैं, विटोरियो स्टोरारो। उनकी किताबें पढ़नी शुरू की और पढ़ाई लिखाई थोड़ी शुरू की, पेंटिंग्स को देखना शुरू किया, पेंटर्स को देखना शुरू किया, उनका काम देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार ये सफ़ेद पर्दा है, लेकिन मुझे फील क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वजह क्या है। तो उस तरह से वो फिल्म बहुत चैलेंजिंग थी एज अ सिनेमाटोग्राफर। फिर शिवाय वॉज फिजिकली वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग। हाई एटीट्यूड में शूट नॉट हुआ ओनली है। मी, आई मीन हाई ऑल्टीट्यूड इतना नहीं था। टेम्परेचर्स वर वेरी वेरी लो, लाइक -30, -40, -55।
ऑक्सीजन जब ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तब, अब लद्दाख जाएंगे तो वहाँ ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। पर हम तो यहाँ थे, हम बल्गेरिया में थे, हम पोलैंड में थे, हम कनाडा में थे, ऑल्टीट्यूड इतना नहीं है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आपकी हड्डियाँ जो हैं वो कड़कड़ कड़कड़ टाइप कुकड़ बन जाता है थोड़ा। और वो ऊंचाई पे वो सीन्स जो हैं वो अलग तरीके का पूरा एकदम वो सेट था, क्या था वो, कैसे शूट किया? उसमें मिक्सचर है बहुत सारा, कुछ शूट उसका पोलैंड में है, कुछ शूट उसका बल्गेरिया में है, -30 में भी शूट किया है, -55 में भी शूट किया है, फिल्म सिटी में भी शूट किया है, हैदराबाद में भी शूट किया है, देहरादून में भी शूट किया है। उस सारी लाइट को मैच किया है और फिर उसको वीएफएक्स को दिया, तो आपने लाइट मैच करके सब कुछ दिया है, उसके बाद वीएफएक्स उस पर ऐड कर रहा है। तो हाँ, वो काफ़ी सारा काम है उस पर। सब कुछ -40 में नहीं था, +40 में भी था, मतलब गर्मी लग रही है और आपको फील करना है कि कितनी ठंड है यहाँ, है ना। तो वो भी रहा है। ये जो लाइट मैच करने वाली जो आपने बात बताई, इसको भी थोड़ा समझाइए, वो कैसे होता है? आपका मास्टर आपको देखना पड़ेगा कि आपका मास्टर शॉट क्या है और उसकी लाइट सिचुएशन क्या है, सन कहाँ था या सन था या नहीं था। हो सकता है सन था ही नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट लाइट थी, कवर्ड था, बादल थे, तो फिर यू हैव टू मैच दैट एवरीवेयर, एवरी शॉट दैट यू आर डूइंग ऑफ दैट सीक्वेंस, यू हैव टू मैच दैट लाइट ऑन एवरी शॉट। ये मैं देखता हूँ पुराने, खासकर जो हमारे स्टारवर्ड्स हैं, लेजेंडरी एक्टर्स हैं, धर्मेंद्र सर की बात कर रहा हूँ, उनको लाइट एंगल्स का बहुत ही ज़बरदस्त सेंस है। नॉर्मल इंटरव्यूज़ के दौरान भी वो एक आईना रखते हैं और इससे वो सेट करते हैं, हाँ ये वाला लाइट रखे, और उनको ये मालूम है कौन सा प्रोफाइल रखना है, एक खास प्रोफाइल आपको मालूम है, दूसरे प्रोफाइल में वो चाहते नहीं कि उसमें शूट हो। ये जो नॉलेज है एक एक्टर को या जो भी सेट पर है, उनको होना कितना ज़रूरी है, न सिर्फ सिनेमेटोग्राफर। मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा जिसको हम नॉलेज कहते हैं वो भ्रम भी होता है। बहुत सारे एक्टर्स को देखा है मैंने कि मेरा ये प्रोफाइल बेहतर है, मेरा वो प्रोफाइल बेहतर है, और मैंने एड्रेस भी किया है कि यार आपको, मतलब आपका एक चेहरा है, आप अपने आधे चेहरे को पसंद नहीं करते, आप ही का चेहरा है, आपका बायां और आपका दायां आप ही का हिस्सा है। तो ऐसा हाउ कैन यू बी पार्शियल टू लेफ्ट ऑफ योर फेस एंड नॉट राइट टू योर फेस, व्हाटएवर। वो एक भ्रम भी है कई दफ़ा। किसी कैमरामैन ने आपको समझाया कि आपका ये वाला प्रोफाइल बेटर है, उसके बाद आपने पेल दिया उसको सारे कैमरामैन पे, है ना। वो आई डोंट कॉल दैट नॉलेज, वो एक भ्रम है। और आई डोंट असीम सर, कभी ये नहीं लगता, मैं वो मलाल नहीं कहूँगा या कोफ्त भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता, कोई जो पर्दे पर दिख रहा है वो पूरा दारोमदार लेकर चला जाए, आम आदमी उसको ये लगे कि ये जो मैं देख पा रहा हूँ फला स्टार, यही सब कुछ है, जबकि वहाँ स्पॉट बॉय से लेकर स्क्रिप्ट राइटर से लेके बहुत छोटे छोटे लेवल के जो लोग हैं, उसमें आप भी आते हैं, सब लोग आते हैं, उनकी मेहनत भी उसमें वहाँ पर लगी है। आपको ये नहीं लगता कि वहाँ सबको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए? यार एक बात बताएं कि अकबर की सेना में आपको सेनापति तक पता है, उसके बाद जितने सिपाही थे जो हजारों थे, नाम पता है आपको? वो हो नहीं सकता। दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस, दैट्स जस्ट द नेचर ऑफ व्हाट वी डू। अकेला तो कैमरामैन कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे रिकग्निशन नहीं मिल जाए, फिर मेरे असिस्टेंट को लगेगा कि उसको नहीं मिली, फिर उसके नीचे लाइटमैन है उसको लगेगा उसको नहीं मिली। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी चीज़ें मिसप्लेस्ड हैं। जब एक एक्टर को या एक्ट्रेस को बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है, तो मुझे बुरा लगता है कि सबसे पहले वो उस राइटर को थैंक यू क्यों नहीं बोलते और उस डायरेक्टर को थैंक यू क्यों नहीं बोलते। कई दफ़ा, हर आदमी ऐसा नहीं है, उनको थैंक क्यों नहीं किया जाता।
मुझे बुरा लगता है उस बात का। जो गाना आपने गाया था, जिसकी वजह से आप इतने पॉपुलर हो गए, उस लिरिसिस्ट का नाम क्यों नहीं लेते आप? हम इतने गाने देखते हैं, कहते हैं किशोर कुमार का गाना है। आर.डी. बर्मन का गाना है साहब। किशोर कुमार वॉज अ टूल, ग्रेट सिंगर, बट ही वॉज अ टूल. He was not the creator of that song. Creator was R.D. Burman. Creator was those music composers who wrote the song. In music, lyricist who wrote the song. लेकिन वो एक नेचर है हमारे बिजनेस का. एक लास्ट में जो बालक मन में मेरे वो सवाल बार बार जहन में आ रहा है, वो जो आपने नंबर ऑफ कैमरास बताए थे, सबसे ज़्यादा किसी फिल्म में या सीन में आपने जो कैमरा यूज़ किए हैं वो कौन सा है? आई थिंक 20 से ज़्यादा कैमरे थे. शिवाय के एक सीक्वेंस में जहाँ वो वैन पलटती है, अजय सर अंदर है, वैन गिरती है खाई में, एक फिल्मों में ये सबसे ज़्यादा मैंने 27 कैमरे थे, 27, हाँ 27 कैमरास इन डे लाइट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर में जहाँ लाइटिंग खुद कर रहे हैं हम और सब कुछ खुद कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने यूज़ किए हैं वो 13 कैमरे हैं रनवे 34 पे. और शोज़ पे मुझे याद है मैंने बोनी एम का शो किया था और ब्रायन एडम्स का शो किया था, आई वाज द डीओपी. उस पे 26 कैमरे थे दोनों शोज़ में. सो आई हैव बीन, वो ट्रेनिंग रही है, एक MTV के लिए कर रहे थे हम उस समय, 94-95 के आसपास की बात है. ब्रायन एडम्स का शो उस समय था. तो हाँ, मल्टीपल कैमराज यूज़ करना शुरू से रहा है, आदत रही है. मज़ा आता है आपको? मज़ा आता है क्योंकि अगेन गोज बैक टू थिएटर की परफॉर्मेंस एक बार होती है यार, बार बार परफॉर्मेंस नहीं होती. अब हम आधा अभी क्लोजअप लगाएंगे, अभी हम मिड शॉट लगाएंगे, अभी यहाँ से शॉट लेंगे, अभी वहाँ से शॉट. एक्टर कितनी बार अपनी जान देगा यार, कितनी बार परफॉर्म करेगा, सेम चीज़ कैसे करेगा? हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं तो हम शर्ट आपकी सर यहाँ थी और कॉलर यहाँ था और आपका हाथ यहाँ था, एक हाथ यहाँ था, ये सब ठीक है. हाउ अबाउट द इमोशनल कॉन्टिन्यूटी? एक इमोशनल ग्राफ है, एक इमोशनल कॉन्टिन्यूटी है, उसका ख्याल कौन रखेगा? हम बाल कर लेंगे कि यहाँ था और यहाँ था, आपकी चोटी आगे थी और ये चोटी पीछे थी, दुपट्टा यूँ था, लेकिन इमोशनल कॉन्टिन्यूटी का ध्यान कौन रखेगा? सो आई थिंक मल्टीपल कैमराज हेल्प देयर. यू नेल इट एट वंस. अगर बढ़िया था टेक तो बढ़िया था, खत्म हो गया, सीन खत्म हो गया.